लो, आज फिर आ गया मैं, फिर से वही 6 क्वेश्चंस लेकर। हर क्लास की तरह आज फिर से वही शुरुआत करूंगा। मैंने आपको 150 क्वेश्चंस देने का प्रॉमिस किया था मेरे बच्चों। 150 क्वेश्चंस देने का प्रॉमिस किया था मेरे बच्चों मैंने, वो प्रॉमिस पूरा करने आ रहा हूं मैं। वो प्रॉमिस पूरा करने आ रहा हूं मैं। 150 क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी तरह 150 क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 300 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स। इस तरह से टोटल मैं आपको 600 क्वेश्चंस दे रहा हूं इस पेपर आउट क्वेश्चन सीरीज में, जिनमें हमारे देव सर हैं जो फिजिक्स के क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको। बहुत ही शानदार फैकल्टी हैं, बहुत ही शानदार लेक्चरर हैं, बहुत ही बच्चों के पसंदीदा टीचर हैं। 150 क्वेश्चंस दे रहे हैं राजेश सर, जो कि आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देंगे, और 150 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं ऑर्गेनिक साइड से। इस तरह से टोटल 600 क्वेश्चंस देंगे। इन 600 क्वेश्चंस में से मेरे बच्चों मैं आपको 108 क्वेश्चंस पिछली क्लास तक दे चुका हूं। आप शायद समझ नहीं पा रहे मेरी बात को मेरा बेटा। मैं कह रहा हूं कि समझना मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ नहीं आ रही है आपके, है ना? मैं कह रहा हूं 108 क्वेश्चंस दे चुका हूं। अब मैं 109, 110, 111 यानी कि 111, 112 यानी कि 112, 113 और 114 सवाल दे रहा हूं। 114 सवाल आज यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स 114 क्वेश्चंस out of 150 questions completed in today's class। आज की क्लास में हम 114 सवाल कंप्लीट कर चुके होंगे मेरे बच्चों। अब हम चल रहे हैं अपने बच्चों को लेकर एक एक करके सारे सवाल करने के लिए। अब मेरा बच्चा शुरू करते हैं आगे की कहानी। हमारा सवाल है ये, CH3 CH2 OCH2 CH3, ये तो ईथर है भैया। डियर स्टूडेंट, अगर आप में से कोई इसे नहीं जानता है तो ये मैं बता दूं आपको, दीज आर डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर है ये। डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराई जा रही है। डियर बच्चा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो क्वेश्चन पेज पर लिखा होगा वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में उस पेज पर मैं जो भी लिखूंगा वो सब इंपॉर्टेंट होगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ने का। मैं अब इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं। ईथर की रिएक्शन मैं 4 तरह के H2SO4 लेके करा सकता हूं, देखते रहें। H2SO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट, H2SO4 कोल्ड एंड कॉन्संट्रेट, H2SO4 हॉट, बाबू हॉट, हॉट मतलब ताता, हॉट एंड कॉन्संट्रेट। पहले डाइल्यूट ले लो फिर कॉन्संट्रेट ले लो। हॉट एंड डाइल्यूट। और 4th नंबर पे हम ले रहे हैं H2SO4 हॉट एंड कॉन्संट्रेट। अब देखो, ईथर की रिएक्शन H2SO4 से 4 तरह के, और हम बाबूजी एक तरह की रिएक्शन याद करके चले जाते, सवाल पेपर में आ जाता है,
गलत हो जाता है और जागते रहते हैं कि यार मेरे नंबर कैसे कट गए। बेटा नंबर तो कटेंगे ही, आधा अधूरा पढ़ के जाओगे तो कटेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। जो चीज कोर्स में है उन्हें तो कम से कम पढ़ो। कोल्ड एंड डाइल्यूट अगर आपने लिया तो किसी तरह की कोई रिएक्शन मत करना, बिकॉज ईथर इज एन इनर्ट सॉल्वेंट। ये इतना रिएक्टिव नहीं होता, तभी तो ईथर का इस्तेमाल हम एज ए सॉल्वेंट करते हैं कि नहीं करते। आप देखो कितनी सारी रिएक्शंस में आप ईथर का यूज करते हो। आपकी जानी पहचानी वुड्स रिएक्शन, आप देखिए वुड्स रिएक्शन आप ईथर की प्रेजेंस में कराते। इसके अलावा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे आ जाओ। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में आप THF लेते हो ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेट, वो भी तो ईथर ही तो है ना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन आप देखो, वहां भी तो आप ईथर ले सकते। ऐसे एक दो नहीं, कई रिएक्शन है। अब मैक्सिमम रिएक्शंस में ईथर यूज करते हैं क्योंकि हमें रिएक्शन कराने के लिए इनर्ट सॉल्वेंट की जरूरत होती है। इनर्ट माध्यम, इनर्ट मीडियम चाहिए होता है। ईथर इज ए गुड एंड बेस्ट एंड एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोल्ड भी है, ठंडा भी है, ठंडा भी है और डाइल्यूट भी है, काय का रिएक्शन करेगा। वैसे ही इनर्ट होता है, ऊपर से ठंडा कर रखा है, पानी अलग मिला रखा है, नो रिएक्शन। अगर रिएक्शन कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट से कराई जाए तो रिएक्शन में ऑक्सोनियम लवण बनाना आप, ऑक्सोनियम सॉल्ट। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों कंटिन्यू सुनते रहे। ऑक्सोनियम लवण यानी कि ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाने का तरीका है कि एसिड की जो H प्लस है वो इस O पे जुड़ जाती है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरह से, और इस पे लग जाता है इस तरह से। ये पॉजिटिव हो गया और साइड में जगह नहीं है मेरा बेटा, आपको मैं जगह बना दूं यहां ऐसे, देखिए, और यहां जुड़ जाता है HSO4, ये जुड़ गया HSO4। इस तरह से एक सॉल्ट बनता है, इसका नाम है डाई इथाइल। देखो ये एक इथाइल हो गया, ये एक इथाइल हो गया, इसको तो कहते हैं डाई इथाइल। और ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको कहते हैं ऑक्सोनियम, डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये इसका हो गया एक और नाम। तो इस तरीके का सॉल्ट बनेगा। तो आपका जो सवाल है वो आंसर बताएगा डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये एक सॉल्ट बनेगा। तो आपके सवाल का आंसर तो ये हो गया, लेकिन समस्या ये है कि क्या H2SO4 के नीचे कोल्ड और कॉन्सेंट्रेट ही लिखा मिलेगा या इनमें से कुछ भी मिल सकता है। इसलिए मैंने ये चारों के चारों रिएक्शन लिख दिए। अगर कोई भी कोल्ड और कॉन्सेंट्रेट एसिड आपको मिल जाए, चाहे H2SO4 मिले चाहे HCl मिले, आपको ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाना है। अगली रिएक्शन पे हॉट एंड डाइल्यूट। अब की बार हमने गर्म भी लिया है और पानी भी मिलाया है। ये हॉट एंड डाइल्यूट का मतलब है कि H2SO4 तो रहेगा, लेकिन रिएक्शन डाइल्यूशन से होगी, यानी पानी रिएक्शन करेगा, पानी इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, एक तरफ से बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ H जुड़ जाएगी, एक तरफ OH जुड़ जाएगी। कैटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से बॉन्ड को ब्रेक कर लेना, सब जानते हैं कैटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, और बना डालना CH3 CH2OH CH3 CH2OH, ये बन गया आपका एक और कंपाउंड। इथाइल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल मिलेंगे, और वो कब मिलेंगे? जब आप इसे कोल्ड नहीं, हॉट एंड डाइल्यूट से रिएक्शन करेंगे। मैं वापस बता रहा हूं, सुन लेना मेरी बात। ये रहा क्वेश्चन, और ये इस क्वेश्चन के पेज पर लिखी हुई कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मुझे पता नहीं है इन चारों में से कौन सी आएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर ईथर से सवाल बनता है तो इनमें से कोई सवाल आएगा। आज मैं ईथर के सवाल कराने जा रहा हूं। कल मैंने फिनोल के क्वेश्चन कराए थे। यार एक बात बताइए मुझे, एक एक चैप्टर से मिला के मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, और उनके लिए भी ये बोल रहा हूं कि हाईली इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुम्हें दिक्कत है। मतलब वो भी नहीं करना चाहते तुम लोग हैं? नहीं करना क्या चाहते हो ये मतलब क्या करना क्या चाहते हो ये समझाओ मुझे। हैं तुम्हें कोई 45 क्वेश्चन दे दे, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन दे दे हैं,
यूं की यूं, और तुम जाके उस पर टिक कर दो। अरे टिक भी काहे करो, तुमको आंसर की बना के दे दे हैं। बेटा ऐसा है, अगर जो थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करना चाहता ना, उसको अगर पेपर का पेपर दे दिया जाए ना, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान दें, जो चीजें बता रहा हूं उसको समझें, समझो उसको। इस पेज पर जो है वो एक एक चीज याद होगी तो काम होगा, बाकी मुझसे मत कहना फिर बाद में, पहले ही समझा। और देख लेना नीट 2026 का पेपर देख लेना, मैं पेपर के बाद आपसे फिर मिलूंगा और ये क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको। आप भी यही हैं, मैं भी यही। मुझे तो अपना कोचिंग चलाना है, ऑनलाइन केमिस्ट्री वाला। हम लोग यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे कि पहली बार में हमारा नाम डूब जाए। नो, हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि एक एक सवाल मिलना चाहिए। इतनी एनालिसिस के बाद ये क्वेश्चन लेके आते हैं, समझ गए। अगर केवल 120 क्वेश्चन देने की बात होती है, 150 क्वेश्चन या 300 या 600 या 1000 क्वेश्चन देने की बात होती, तो इतना नाटक क्यों करते हैं हम? वो क्वेश्चन आपको लिख के पीडीएफ दे देते, बात खत्म। ये इसलिए बताया जा रहा है, हम भी चाहते हैं कि इनमें से सवाल खुलने चाहिए, आने चाहिए पेपर में, ताकि हम ठोक के कह सकें कि देख लो ये पढ़ाया था। समझ गए आप? चलिए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल एक बार फिर से, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर देते हैं। आइए मेरा बच्चा, चौथी, अब की बार चौथी रिएक्शन में मैंने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया। बाबूजी गर्म भी है और सांद्र भी है, हॉट भी है और कॉन्सेंट्रेट भी है। अब इसकी रिएक्शन में क्या होता है? इसके रिएक्शन में क्या होता है? H2SO4 दो हिस्सों में टूटता है, एक बनता है H+ और एक बनता है HSO4-। अब आप क्या करना, बॉन्ड तोड़ना, एक तरफ H+ जोड़ देना, एक तरफ HSO4- जोड़ देना, आपको मिल जाएगा एक तो CH3CH2OH और एक मिलेगा CH3CH2HSO4, इथाइल एल्कोहल और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो। ये पहला सवाल है मेरा, पहला सवाल है ये मेरा, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। 6 सवाल दूंगा आज की क्लास में, जैसा कि मैं हर क्लास में दे रहा हूं, 6 क्वेश्चन इन ईच क्लास। कई क्लासेस हो चुकी हैं, 110 पर पहुंच चुके हैं, 110वां सवाल कर रहे हैं, टोटल 150 सवाल देने वाला हूं। बात समझ गए? अगली सवाल फिर से ईथर का। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं क्वेश्चन केवल ईथर के लेके आया हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस बार ईथर से सवाल आएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि फिनॉल के कई राउंड हो गए, हालांकि ईथर के सवाल आ रहे हैं। आप देखिए 2023-24 के पेपर में भी ईथर से सवाल आया था, और ये फिर मुझे चांस लगता है कि इस बार भी वापस आएगा। वेरी गुड। कैटायन एंड एनायंस, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस रजनी, शानदार बेटा। ये क्वेश्चन वाली सीरीज आपने पहले भी कराई थी। आप एक काम करना दानिश, पिछली बार मैंने 120 क्वेश्चंस दिए थे, आप उन 120 क्वेश्चंस को देखना और मेरे वीडियो चेक कर लेना, वो भी यूट्यूब पर है। उन 120 क्वेश्चन से पिछले साल यानी कि 2025 का पेपर चेक कर लेना, आपको मालूम चल जाएगा। चलो ठीक है। और मैं देखो वैसे भी अपने आप को प्रूव करने नहीं आया हूं, आप आराम से देखिए और समझिए इन चीजों को। जिसे अच्छा लगता है वो इन्हें पढ़िए, जिसे अच्छा नहीं लगता वो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई मना नहीं है बेटा। ओके, देखो किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओजोनोलाइसिस रजनी, ओजोनोलाइसिस वाला जो क्वेश्चन होगा वो जस्ट ईथर के बाद एल्डिहाइड कीटोन वाले क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना तब होगा, ठीक है। ओजोनोलाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द नीट 2026। अगली बार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, अगली जो क्लास होंगी उनमें आगे आएगा वो। तो ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चन में से मैंने आपको एल्कीन में भी कराए थे और अब भी आगे कराऊंगा एल्डिहाइड कीटोन में भी, ठीक है। जो बच्चा कंटिन्यू देख रहा है वो तो उनको पता है कि ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दानिश आपको कोई बेटा टेंशन नहीं लेनी है,
आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, आपको लगता है कि ये क्लास ठीक है तो आप रुकें बेटा, नहीं तो आप आराम से अपनी पढ़ाई करें, ठीक है ना। आप टेंशन ना ले बेटा, है ना, अपने को पढ़ाई करनी है मेरा बच्चा, ठीक है। अगर लगता है कि ये चीजें सही हैं तो पढ़िए, नहीं लगता है तो इट्स ओके, आप वो चीज तैयार कीजिए जो आपको अच्छी लगती है। हर हाल में हमारा सिलेक्शन होना चाहिए बेटा, ठीक है। ओके मेरे बच्चे, चलिए अब लेके चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये है ईथर और ये दे दिया ओपन इन एयर। अब इस सवाल को समझना आप, ओपन इन एयर का मतलब क्या है। ये कह रहा है कि ईथर को अगर हम खुला छोड़ दें, तो मैं आपको बता दूं ईथर इज ए इनर्ट सॉल्वेंट। ईथर कोई एक्टिव सॉल्वेंट नहीं होता, ईथर कोई एक्टिव कंपाउंड नहीं होता, ईथर एक इनएक्टिव कंपाउंड है। और इस इनएक्टिव कंपाउंड को अगर हम एयर में यानी कि एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं, तो थोड़ी बहुत देर खुला छोड़ने पर तो देखो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वो इतना इनर्ट होता है। हाँ, लेकिन अगर इसे लॉन्ग टाइम के लिए खुला छोड़ दे, कुछ समय के लिए खुला छोड़ दें, तो इसमें डिफरेंसेज आते हैं। अब क्या आते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर कुछ डिफरेंट टाइप के पेरोक्साइड बना लेता है। ये आपको सोचने की बात, अब समझना मेरी बात को, आप इसको कितना खुला छोड़ते हैं वो समझो। जैसे मान लीजिए, अब इस सवाल को समझना, इस सवाल को मैं कर रहा हूं दो हिस्सों में, सवाल को देखना वो कैसे पूछ रहे हैं। अगर मान लीजिए सवाल कहता है कि ओपन इन एयर फॉर सम टाइम, कई बार ये सवाल ऐसे भी आ जाता है, ओपन इन एयर फॉर सम डेज। इसका मतलब ये है कि वो एक कहना चाहता है कि कुछ दिनों के लिए खुला रहा। कुछ दिन मतलब 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, यानी डेज की क्वांटिटी आपको दी जाएगी, नंबर्स दिए जाएंगे, इतने दिनों के लिए खुला रहा, ये आपको याद रखना है। हाँ दानिश, ये रिएक्शन HI हीट वाला, वेरी गुड मेरा बेटा, HI हीट वाला ही है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन मैं अच्छे से समझाने वाला हूं, थोड़ी देर के बाद वो आने वाला है, ठीक है। आप उसको समझना डियर स्टूडेंट। HI के साथ यानी कि हेलोजन एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है उसका एक बहुत ही नायाब तरीका है, उसको समझाऊंगा मैं भी। मैं आपको बता दूं 2024 में भी ये सवाल आ चुका है और अब के बार फिर चांस बनते हैं, अगला सवाल मेरा उसी पे बेस्ड आएगा, ठीक है दानिश। देखिए आगे बेटा, अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई फॉर सम डेज। सम डेज का मतलब कुछ दिनों के लिए मैंने खुला छोड़ा। तो जब कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ते हैं तो ईथर कुछ इस तरह के पेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है। या तो ईथर को आप इस तरह का डिजाइन दें, दिस इज ईथर पेरोक्साइड, ईथर पेरोक्साइड। इसके अलावा इसी में एक और तरह की डिजाइन क्रिएट होती है ईथर पेरोक्साइड की। वो ईथर पेरोक्साइड की डिजाइन एक और देखिए, आपको ऑप्शन में कौन सा मिलता है उसी के हिसाब से अपना आंसर टिक करना। ये भी सम डेज पर बनने वाला पेरोक्साइड है। लेकिन अगर ईथर फॉर मोर डेज मिले, मोर डेज, अब इसको कैसे लिखता है, मोर टाइम को कैसे लिखेगा, वो लिखेगा फॉर सम वीक्स टू सम मंथ्स, ऐसे लिखा हुआ आ चुका है। ये मैं मेरे मन से नहीं लिख रहा हूं, ये सवाल पूछे जा चुके हैं ऐसे की ऐसे। अगर कुछ महीनों तक खुला छोड़ दिया, कुछ वीक से लेके कुछ महीनों तक अगर आपने खुला छोड़ दिया, तो फिर पेरोक्साइड की डिजाइन कुछ इस तरह से बनानी है आपको। CH3 CH OH CH2 CH3, इस वाले पेरोक्साइड को ईथर पेरोक्साइड कहते हैं। ये भी एक तरीके का ईथर पेरोक्साइड ही है, जिसे E2O2 का फॉर्मूला दिया गया। देखो जैसे H2O2 बनाते हो ना आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के H2O2 बनाते हो, वैसे यहां मैंने 2 ईथर लिए, एक ईथर ये रहा, एक ईथर ये रहा, और उनके बीच में पेरोक्सी लिंकेज तैयार कर दिया। ये भी एक तरीका है, ये भी एक पेरोक्साइड है, ये भी एक पेरोक्साइड है। ये दोनों पेरोक्साइड तब बनेंगे जब कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ोगे, और ये वाला पेरोक्साइड तब बनेगा जब ज्यादा दिनों के लिए खुला छोड़ोगे। CH3 CHOOH OCH2 CH3, इसे कहते हैं 1-इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड कह दो, चाहे हाइड्रो पेरोक्साइड कह दो, बोथ आर करेक्ट।
ये वाला जो है ये हाईली एक्सप्लोजिव होता है, हाईली एक्सप्लोजिव। डियर स्टूडेंट, ईथर का इस्तेमाल भी क्लोरोफॉर्म की तरह एनेस्थीसिया के तौर पे किया जाता है, लेकिन अगर आपने इस तरीके का ईथर यूज कर लिया किसी एनेस्थीसिया के तौर पे या किसी रिएक्शन में, जैसे वुड्स रिएक्शन करा रहे हैं, और आपने बिना सोचे समझे ये ईथर डाल दिया जो कि पेरोक्साइड वाला बना हुआ ईथर है, तो फिर रिएक्शन में एक्सप्लोजन हो सकते हैं, अपने को नुकसान हो सकते हैं। टेस्ट ट्यूब या जो भी कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे हैं उसमें एक्सप्लोजन से फट सकते हैं और वो हमें चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए ईथर का इस्तेमाल करने से पहले ये चेक कर लो कि क्या वो ईथर सही है या नहीं। और ईथर को चेक करने का सीधा सा तरीका है, ईथर के अंदर KCNS मिला दीजिए। अगर KCNS मिलाने के बाद रेड कलर मिलता है तो समझ जाओ वो ईथर काम का नहीं है, खतरे का निशान है, लाल रंग। वो ईथर यूज नहीं करना है आपको, उस ईथर को फेंक दीजिए या फिर उसे पेरोक्साइड फ्री कीजिए। ईथर को पेरोक्साइड फ्री करने का भी तरीका है, आप उसके अंदर Cu+2 यानी कॉपर के कोई सॉल्ट मिला दीजिए, या Fe का कोई सॉल्ट मिला दीजिए, या कॉन्संट्रेट H2SO4 मिला दीजिए। इनमें से कोई भी एक चीज मिला के ईथर के साथ शेक कीजिए, बहुत तेजी से उसको मिक्स कीजिए। आप बहुत तेजी से मिक्स करेंगे तो उसके अंदर से जो ऑक्सीजन है वो ये लेके निकल जाएंगे, यानी कि ये अपने ऑक्साइड बना लेंगे उस ऑक्सीजन से, और वो ईथर जो है वो पेरोक्साइड फ्री हो जाएगा और वो आपके काम के लायक हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आगे सुनिए। अब बात यह आती है कि इस सवाल का ऑप्शन कैसे आएगा। अब समझना मैं जो कह रहा हूं आपसे, बात समझने की जो है वो ये है, मैंने जानबूझ के इसके ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि ऑप्शन दूंगा आप उनको रट लोगे। ऑप्शन मत रटिए, ऑप्शन कैसे आ रहे हैं उनके हिसाब से आंसर सेलेक्ट कीजिए। अब सुनना, ये कह रहा है कि ओपन इन एयर, लेकिन इसने कहीं भी ये नहीं बोला कि कितने दिन के लिए खुला छोड़ा है, कम टाइम के लिए खुला छोड़ा है या ज्यादा टाइम के लिए खुला छोड़ा है। तब तो आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे? एक ऑप्शन में ये दे देगा, आप एक ऑप्शन में ये दे देगा, एक ऑप्शन में ये दे देगा और चौथा ऑप्शन बोलेगा ऑल ऑफ दिस, तो आप कह देना भैया सारे बनेंगे, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है कि तू कितने दिन के लिए इसे ओपन रख रहा है। मेरी बात क्लियर हो गई? दूसरी बात, अगर मान लीजिए वो कहता है कि हम ईथर को कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, 48 आवर्स के लिए खुला छोड़ रहे हैं, बताइए क्या बनेगा? तो इस टाइप के दोनों पेरोक्साइड को आप टिक कर सकते हैं। अगर कोई सवाल कहे कि ईथर को बनाने के बाद उसे हमने 2 महीने के लिए खुला छोड़ दिया, 4 वीक के लिए खुला छोड़ दिया, 3 वीक के लिए खुला छोड़ दिया, तो समझ जाना आपको इस टाइप के कंपाउंड को टिक करना है। तो थोड़ा समझ के काम करें। ओवर कॉन्फिडेंट इससे पहले भी कई बच्चों को निपटा चुका है, आप भी खराब हो सकते हैं, आपका भी गेम खराब हो सकता है, रिजल्ट खराब हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना है। अगर कोई टीचर, कोई भी इंसान आपको पूरी गारंटी के साथ, कोई ईमानदारी के साथ अगर कोई चीज सिखा रहा है तो या तो उसे सीखिए या फिर अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, लेकिन क्रिटिसाइज ना करें। पढ़ें उन चीजों को, अपनी संस्था की, अपने टीचर्स की या अपने घर वालों की। कोई अगर तुम्हें अच्छी शिक्षा दे रहा है तो उनको क्रिटिसाइज ना करें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। कोई भी अपना रिजल्ट खराब नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं चाहता कि मेरे जो सवाल बताता हूं वो सवाल आए या ना आए। मैं भी ये चाहता हूं कि मेरे सवाल 100% आए। समझ में आ गई? 150 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के अंदर लेके आए हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेके आए हो बेटा। इनमें से अगर कोई सवाल नहीं आया तो मुझे भी तो दिक्कत आएगी। वेरी गुड CFC, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये रिएक्शन HA वाला वेरी गुड, ये हो गया। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाट इज KCNS? रजनी बेटा, रजनी KCNS को बोलते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रजनी, बहुत अच्छा सवाल किया। इसका नाम मैंने शायद बताना भूल गया, मैं इसे कहते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो इम्प्योर ईथर में अगर डाल दिया जाए, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो इम्प्योर ईथर में अगर डाल दिया जाए तो इम्प्योर ईथर में पेरोक्साइड होने की वजह से ये पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करके रेड कलर देता है। इट मींस दिया गया रेड कलर उस पेरोक्साइड की टेस्टिंग के लिए काम में आ जाता है। यानी कि KCNS का इस्तेमाल आप ईथर की टेस्टिंग में कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आपसे इससे नहीं पूछेगा वो। अगर कभी इससे सवाल बनता भी है
देखो मैं इस बोर्ड पे केवल वही चीज लिख रहा हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है। मैंने KCNS लिखा तो मुझे कहीं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लगा इसलिए लिखा, ये चीजें मैंने लिखी तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी इसलिए लिखी। तो जो जो चीजें मैंने लिखी है मेरे बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है आप उन्हें जरूर याद करें, ठीक है। KCNS मींस पोटेशियम थायोसाइनेट, ये ईथर की टेस्टिंग में काम में आता है। Cu+2 Fe+2 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये तीनों में से कोई भी एक अगर आप ले लेते हैं, चाहे कॉपर का कोई सॉल्ट ले लो, चाहे आयरन का कोई सॉल्ट ले लो, चाहे H2SO4 ले लो, ये तीनों अगर इम्प्योर ईथर यानी कि पेरोक्साइड वाले ईथर के साथ मिक्स करके शेक कर दिए जाए, तेजी से इन्हें शेक कर दिया जाए, हिला दिया जाए, तो ये कंपाउंड बना लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना लेते हैं और ईथर अपना पेरोक्साइड फ्री हो जाता है। अरे भाई एक बात बताइए, ये ईथर क्यों इम्प्योर हुआ, क्यों एक्सप्लोजिव हुआ? इस ऑक्सीजन की वजह से। अगर मैं इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दूं, इस ऑक्सीजन को बाहर कर दूं, ये ईथर में से इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दूं पेरोक्साइड में से, तो क्या ये प्योर नहीं हो जाएगा? तो इसको बाहर निकालने का काम करते हैं इन तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट, ठीक है। मेरे बच्चे समझ में आ गई? ओके रजनी, ठीक है, ओके मेरा बच्चा, ओके ओके मेरा बच्चा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर से उठाते हैं एक और, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ईथर आ गया और HI से रिएक्शन। देखो मैंने कोई भी रिएक्शन अभी नहीं लिखे, सब पहले से सेलेक्टेड। अभी जो मुझसे HI वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे वही बता रहा हूं। दानिश 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 सुन रहा है मुझे? देखो बेटा HI वाला क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब इसको समझना, बहुत ही शानदार सवाल है, अच्छे से समझो बेटा। देखिए CH3 CH CH3 O C2H5, इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसकी ट्रिक समझिए। मैं आपको बता दूं ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, हाई लेवल पे इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं इतना से समझा दूं आपको, ठीक है, हाई लेवल पे इंपॉर्टेंट है। HI की क्वांटिटी या इसके मोल्स को एस्टिमेशन में काम में आती है ये मेथड, इसलिए इसे जेसल मेथड भी कहते हैं। जेसल मेथड, ZEIACL दिस इज जेसल मेथड। मैं कह रहा हूं बार बार, देखो मैं हर क्वेश्चन के साथ जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो सब याद होगा आप, तब 150 क्वेश्चन पूरे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के साथ मैं जो भी समझाऊंगा वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। बस ये मत कहना कि सर आपने ये क्वेश्चन कराया थे नहीं आए, ये नहीं कहोगे आप। इस क्वेश्चन का पूरा होने का मतलब है इस पेज को आपको पूरा करना है। देखिए क्या है, अब समझो, रिएक्शन को समझो। ये रिएक्शन जो है दो तरह की मैकेनिज्म से होती है, या तो इसमें SN1 चलती है या SN2। अब SN1 चलेगी कि SN2 चलेगी, शॉर्ट में समझाऊंगा, आप टेंशन ना ले, 1 मिनट में समझा दूंगा। अगर 3 डिग्री एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, अब समझना मैं क्या कह रहा हूं, इनमें से कोई दिख जाए O के किसी भी एक तरफ, 3 डिग्री, एलाइल, बेंजाइल, इन तीनों में से कोई भी दिख जाए तो समझ जाना रिएक्शन SN1 से करनी है, कार्बोकैटायन बनाना है, और कार्बोकैटायन बना के उस कार्बोकैटायन पर I को जोड़ना है। कार्बोकैटायन बनेगा इस रिएक्शन में, ठीक है। I- को अटैच करना है, अटैच ऑन कार्बोकैटायन, बस ये करेंगे आप। अगर इनमें से कोई दिख गया तो रिएक्शन SN1 चलेगी। आपसे मैकेनिज्म पूछे तो मैकेनिज्म बता देना। इसके बाद HI में से जो I- है, उस I- को उस पे जोड़ना जो कैटायन आपने बनाया है, उस कैटायन पे इस I को जोड़ देना, बात खत्म हो गया आपका काम। I तो जुड़ जाएगा उस कैटायन पर, अब बचेगी इसमें से H, H जुड़ जाएगी O पर। ईथर है ना, इसमें O भी तो रहेगा एक तरफ, उस O पे H को जोड़ देना, तो एक बन जाएगा अल्कोहल और एक बन जाएगा आयोडाइड। ये काम आप HI के साथ भी कर सकते हैं, HBr के साथ भी कर सकते हैं, HCl के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, वहां कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट 1 इक्विवेलेंट लिखा होना ही चाहिए, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि इस रिएक्शन में कोल्ड और कॉन्सेंट्रेट अगर आपने नहीं लिया तो ऑक्सोनियम नहीं बनेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में पहले ऑक्सोनियम बनता है। जैसे कि ये है CH3 CH CH3, O पे H लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि O पे जब H लग जाती है तो ये ऑक्सोनियम बन गया और ये लग गई I।
अब ये इधर से टूटेगा या इधर से टूटेगा, ये डिसाइड करेगा कि ये मैकेनिज्म कौन सी है। अगर ये इधर से टूटेगा तो इसके साथ आई चला जाएगा, अगर ये इधर से टूटेगा तो इसके साथ आई चला जाएगा, ये एल्कोहल बन जाएगा। मेरे बच्चों समझ रहे हैं क्या मैं जो कह रहा हूं आपसे? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को वापस सुने। अगर ये बॉन्ड इधर से टूटेगा तो इस हिस्से के साथ आई जुड़ जाएगा और ये एल्कोहल बन के निकल गया। अगर ये इससे टूटेगा तो इसके साथ आई जुड़ जाएगा और एल्कोहल ये बन के बाहर निकल जाएगा। अब ये किधर से टूटेगा ये डिसाइड करेगा मैकेनिज्म कौन सी हो रही है। मैकेनिज्म कौन सी हो रही है ये डिसाइड करेंगे। ये 3 डिग्री है, ये एलाइल है, ये बेंजाइल है। 3 डिग्री एलाइल बेंजाइल। अब इसके अलावा अगर 1 डिग्री एल्काइल लगा है, 2 डिग्री लगा है, विनाइल लगा है, फिनाइल लगा है, तो समझ जाना SN2 चलेगी, SN2 चलेगी। और आई अटैक्स ऑन स्मॉल एल्काइल, छोटे एल्काइल पर जुड़ जाएगा ये जाके। SN2 में हिंड्रेंस इंपोर्टेंट होता है, जो भी छोटा होगा उस पे जाके जोड़ देना इसको। इट्स ओके। मैंने अब ये रिएक्शन देखी, अब मेरे समझ में नहीं आ रही कि यार ये तो 2 डिग्री एल्काइल लगा हुआ है और ये इथाइल है यानी 1 डिग्री है, यानी कि इसमें 3 डिग्री एल्काइल एलाइल और बेंजाइल तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये मैकेनिज्म कौन सी चल सकती है? SN1 तो ये हो नहीं सकते, इसका मतलब ये SN2 चलेगी। अब जब ये SN2 चलेगी तो हमने कहा I माइनस उस पे जोड़ना जिस पे हिंड्रेंस कम लगे, जिसका कैटायन अच्छा नहीं बन सकता, यानी जो डिग्री में कम हो उस पे जोड़ो। तो मैंने I माइनस को जोड़ा इस पे और H को जोड़ा इस पे और मुझे मिला CH3OH यानी कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और साथ में निकल गया C2H5I यानी इथाइल आयोडाइड। दीज आर आवर प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आ गई आपके? हैं? अगर इनमें से कोई दिखता तो मैं SN1 करता और I माइनस का अटैक बड़े वाले पर जोड़ देता, बड़े एल्काइल पर, यानी कि जिसका कैटायन अच्छा बन रहा है उस पे जोड़ देता, इसको मैं I को उस पे अटैक करा देता। लेकिन यहां 1 डिग्री 2 डिग्री थे, इसलिए मैंने इसका SN2 मैकेनिज्म करा दिया और I माइनस को उस कार्बन पे जोड़ दिया जिसका एल्काइल कम हिंडर्ड है, कम हिंड्रेंस वाला है। इट्स ओके। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2Cl NaOC2H5 प्रोडक्ट एंड नेम ऑफ रिएक्शन। ये कह रहे हैं इस रिएक्शन का नाम बताइए। ये रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस के नाम से जानी जाती है। बहुत ही शानदार रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। रिएक्शन में इतना छोटा सा ध्यान रखना, दिस इज एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। ये एल्कोक्साइड है। तो इधर वाला जो R है, ये वाला एल्काइल हैलाइड का, ये आप जितना छोटा लें उतना अच्छा है। अगर आपने 2 डिग्री लिया तो ये मान लो इसमें 80% E हो जाएगी और 20% ही SN रह जाएगी, बिकॉज दिस इज SN मैकेनिज्म। SN2 चलती है मोस्टली। 1 डिग्री लोगे तो बहुत ज्यादा, अप्रोक्स 98% रिएक्शन SN ही करेगी और आपको ईथर मिल जाएगा। ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शन है, ये विलियमसन ने दी थी। और अगर आपने ये 3 डिग्री लिया तो बाबू हवा खाओ, आपको 99% एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, यानी एल्कीन मिलेगी। तो ये वाला जो R है ये तो ले छोटा, और ये वाला जो R है ये आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये 1 डिग्री भी अच्छा है, ये 2 डिग्री भी अच्छा है और ये 3 डिग्री भी अच्छा है। आप तीनों ले सकते हैं। बड़े लेंगे तो अच्छा है, छोटे लेंगे तो भी अच्छा है, बड़े लेंगे तो और भी अच्छा है। लेकिन ये वाला जो R है वो केवल छोटे ही लेना। दूसरी चीज, ये जो R है ये बेंजीन मत लेना, फिनाइल मत लेना। ये जो R है इसकी जगह विनाइल मत लेना, दिस इज विनाइल, ये भी मत लेना। दोनों मत लेना, ये दोनों ही गलत है, ना विनाइल लेना ना फिनाइल लेना।
क्योंकि विनाइल और फिनाइल दोनों के साथ जब हेलो, जैसे आपने फिनाइल ले लिया मान लीजिए, और इस फिनाइल के साथ आपने कोई हेलोजन लगा रखी है, तो इस हेलोजन का इसके साथ रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड का लोन पेयर के साथ रेजोनेंस होगा, तो इसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे और ये बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, ये रिएक्शन हो नहीं पाएगी। इसलिए ध्यान रखें, जब विलियमसन ईथर सिंथेसिस करें तो आर एक्स का जो आर है, एल्काइल हैलाइड का जो आर है वो छोटा रखें, और सोडियम एल्कोक्साइड का आर आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने बच्चों को लेके आगे। बहुत सारे बच्चे तैयार हैं, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। शानदार मेरे बच्चा, ये रिएक्शन हुई, NaCl निकल गया, NaCl निकलते ही ये बन गया C2H5OC2H5, यानी ईथर बनाने का एक शानदार मेथड। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। नेक्स्ट, ये फिर से एक ईथर दे दिया और ईथर के साथ HBr दे दिया, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था वैसे ही सवाल को मैंने वापस रिपीट किया। ये लिख दिया कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट वन इक्विवेलेंट, यानी कि कम मात्रा ले रखी है, वही ऑक्सोनियम बनेगा, फिर एक आयोडाइड में हैलाइड बन जाएगा और एक एल्कोहल बन जाएगा। अब बात ये आती है कि मैकेनिज्म कैसे होगी, तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था कि अगर एक साइड 3 डिग्री आ गया और एक साइड 1 डिग्री आ गया, तो किसी भी साइड अगर 3 डिग्री आ जाता है तो SN1 चलती है, SN1 चलती है तो इस 3 डिग्री वाले का तो बनेगा कैटायन, और ये टूटेगा बॉन्ड, यहां से इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा, प्लस वाले पर जुड़ जाएगा Br और माइनस वाले पर जुड़ जाएगा H। आपको मिलेगा एक इस तरह का ब्रोमाइड और एक मिलेगा मिथाइल एल्कोहल। मुझे नहीं लगता अब दिक्कत आ रही होगी, समझ गए होंगे तुरंत। SN1 की SN2, 3 डिग्री एल्काइल देखते ही मैं समझ गया SN1 करेगा। SN1 सोचते ही मेरे समझ में आ गया कैटायन अच्छा बनाना है, कैटायन इंपोर्टेंट है, अब कैटायन की स्टेबिलिटी इंपोर्टेंट है, तो मैंने 3 डिग्री कैटायन बनाया। 3 डिग्री कैटायन बनाने के लिए मुझे इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करना पड़ा, ऑक्सीजन को मिथाइल के साथ भेजा और मिथाइल ले गई ऑक्सीजन को, तो ये मिथाइल एल्कोहल बन गया और Br यहां लग गया। अगर मान लीजिए ये बेंजीन होती, यहाँ ये बेंजीन होती, यहाँ O होता, यहाँ CH3 होता, तो मैंने कहा ना अगर बेंजीन हो गई तो फिर रेजोनेंस का पंगा, अब ये बॉन्ड नहीं टूट सकता क्योंकि इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए, अब तो यही टूटेगा। सीधी सी तरीका है, आपको इतना सा सोचना है, अगर बेंजीन जुड़ी हुई है एक तरफ तो फिनोल अवश्य बनेगा, ये मान के चलो। अब आपको इधर ही H जोड़नी बनेगी, ये तो बनेगा फिनोल, और I जोड़ दीजिए यहाँ, आप HI से करा रहे हैं कि HBr से कराएं, जिससे भी कराएं I जुड़ जाएगा यहाँ, ये बन गया मिथाइल आयोडाइड और ये बन गई फिनोल। ये हो गया आपका ये सवाल। ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, चिंता ना करें, अब एक सवाल और करा के आपको फ्री कर दूंगा मेरे बच्चों को, इसी के बाद फ्री कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा एक और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस में अभी अभी बताया था, मैं वापस आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस पे लेके आ गया अगले एग्जांपल के साथ। मैंने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया, NaCH5 ले लिया। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि एल्काइल हैलाइड का R अगर आपने 3 डिग्री ले लिया तो ईथर बन जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि ईथर बनाने के लिए तो ये NaCl निकलेगा और इसकी जगह OCH5 लग जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, SN रिएक्शन होगी। लेकिन समस्या ही है SN मैकेनिज्म कम होगी, ये लग गया OC2H5, ये बहुत कम बनेगा, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि आपने एक भारी गड़बड़ कर दी। ये जो कंपाउंड है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ बेस का भी काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम करता है, और ये बेस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ एलिमिनेशन को प्रेफर करता है, ना कि सब्स्टिट्यूशन को। दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसलिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में अब सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि एलिमिनेशन होंगे, और यहां से Cl और यहां से H निकल जाएगी, और Cl और H निकल जाएगी तो आपको मिलेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गई एल्कीन, जो कि बाय एलिमिनेशन मिलेगी। मेरे बच्चों 98 to 99% प्रोडक्ट आपको एलिमिनेटेड ही मिलेगा, यानी कि इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो एल्कीन है, ना कि ईथर। ये जो सवाल हमें दे रखा है वो मेजर प्रोडक्ट का पूछ रहा है। अब ऑप्शन देख लेना, अगर मान लीजिए पहले ऑप्शन में एक एल्कीन लिखी हुई मिल जाए आपको,
दूसरे ऑप्शन में एक ईथर लिखा हुआ मिल जाए और तीसरे ऑप्शन में आपको बोथ लिखा मिल जाए, तो भी आप एल्कीन को ही टिक करना, क्योंकि सवाल आपसे मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। बोथ देख के कंफ्यूज मत हो जाना। ज्यादातर बच्चे ट्रिक बना के जाते हैं कि अगर कहीं बोथ लिखा मिलेगा तो मैं बोथ कर लूंगा, बोथ लिख दूंगा। ठीक है, तो बोथ नहीं करना है। हाँ बेटा, वेरी गुड दानिश। E2 मैकेनिज्म, शानदार मेरा बच्चा। E2 ही चलेगी, SN या तो SN चलती है या E2 चलती है। वेरी गुड, E2 हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगी। वेरी नाइस दानिश, अच्छी मेहनत कर रहा है इसका मतलब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया मेजर प्रोडक्ट, ये एल्कीन। अब एक छोटा सा चेंज, अगर मान लीजिए सवाल में ये नहीं लिखा होता, ये मेजर नहीं लिखा होता, बस केवल ये लिखा होता कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताइए। अब समझना, मैं आपको यहां केवल क्वेश्चन नहीं सिखा रहा, मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि ऑप्शन आने पर किस तरह से अपने को आंसर सेलेक्ट करना है। अब मैंने कहा कि मेजर नहीं, मैं पूछ रहा हूं प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब मैंने प्रोडक्ट बताया। पहला ऑप्शन फिर से वही, क्या एक एल्कीन बनेगी, दूसरा ऑप्शन क्या एक ईथर बनेगा, तीसरा ऑप्शन क्या दोनों बनेंगे। तो मेरा अब आंसर आएगा बोथ। अब मेरा आंसर बोथ हो गया। आ रहा है क्या मेरा समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? कहने का मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। जिद नहीं पालनी है किसी सवाल के साथ कि यार इस सवाल का आंसर तो एल्कीन था, इसमें ईथर कैसे बनेगा। नहीं, दोनों बनते हैं, आप जीरो नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटा सा ऑप्शन क्वेश्चन बताता हूं। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि जब 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड की सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, वुड्स रिएक्शन, तो बेटा ये Na इसके साथ रिएक्शन करके एलिमिनेशन कर देता है, एल्कीन बना देता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहां एलिमिनेशन वही 98-99% होगा और सब्स्टिट्यूशन के नाम पे यहां जीरो होगा, बहुत कम होगा, यानी कि नेग्लिजिबल होगा। ये है हमारा एक सवाल। और आपको बता दूं, एनसीईआरटी की पुस्तक ने इसको बोला है कि इस रिएक्शन में एल्केन पॉसिबल है। नेग्लिजिबल है तब भी पॉसिबल तो बोलेगी ना, गलत क्या बोला है उसमें। कई बच्चे कहते हैं कि सर आप तो कहते हैं कि ये मेजर बनेगा, तो मेजर अलग चीज होती है और पॉसिबल प्रोडक्ट अलग चीज होती है। पॉसिबल तो ये भी है वो भी है, वो कम बन रहा है लेकिन बन तो रहा है ना, ये ज्यादा बन रहा है लेकिन बन तो रहा है ना। पॉसिबल तो दोनों ही है, एक कम बन रहा है एक ज्यादा बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पॉसिबल तो दोनों ही है, एल्कीन भी बनेगी, ईथर भी बनेगी, एसएन भी चलेगी और ई भी चलेगी। एसएन में SN2 चलेगी, ई में E2 चलेगी। लेकिन मेजर जब पूछेगा तब तो कहूंगा कि ये मेजर है, और पॉसिबल पूछेगा तो कहूंगा दोनों पॉसिबल, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेना, अगर वो मेजर पूछ रहा है तो फिर एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, और अगर वो पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ रहा है तो बोथ आर पॉसिबल इन दिस रिएक्शन। इट मींस यहां एल्कीन भी बनेगी और ईथर भी बनेगा। इसी के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं। वेरी गुड। कोई और बच्चा अपना कोई डाउट पूछना चाहे तो पूछिए। अगली क्लास में फिर से आएंगे 114वें नंबर के क्वेश्चन के बाद। 114 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर चुके हैं, 150 क्वेश्चन तक हमें करना है। 150 सवाल होने के बाद फिर आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो घबराएं नहीं, एक ही चीज का विशेष ध्यान रखें और वो चीज है ओवर कॉन्फिडेंस ना आने दें। ओवर कॉन्फिडेंस इज द स्ट्रॉन्ग एनिमी ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे खतरनाक अगर कोई दुश्मन किसी बच्चे का या छात्र का या स्टूडेंट का है तो वो है उसका ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस उस बच्चे को आगे नहीं पढ़ने देता, ओवर कॉन्फिडेंस उस बच्चे को आगे नहीं बढ़ने देता, ओवर कॉन्फिडेंस उस बच्चे को अपने टीचर्स की बात मानने से रोकता है, ओवर कॉन्फिडेंस उस बच्चे में एटीट्यूड पैदा करता है, ओवर कॉन्फिडेंस उस बच्चे में अपने पेरेंट्स की बात मानने से रोकता है। ओवर कॉन्फिडेंस मत आने देना बेटा, बस। बाकी सब होता चला जाएगा, आप बस पढ़ते रहिए, जो क्वेश्चन बताए उनको कंप्लीट करते रहिए। अगर कोई टीचर कह रहा है कि
2 क्वेश्चन मेरी तरफ से पढ़ लो तो पढ़ लो ना, कौन सी आफत आ रही है? कोई तुमसे कुछ ले थोड़ी रहा है, वो 2 क्वेश्चन पढ़ने के लिए कह रहा है, पढ़ लो, कौन सी आफत आ रही है इसमें तुम? नहीं, कोई आपका कोई टीचर, आपकी क्लास का कोई टीचर आपसे कहे बेटा मैंने देखो ये 4 क्वेश्चन और तैयार किए, इनको और पढ़ लो, तो पढ़ लो ना, इसमें क्या है? वो आएगा कि नहीं आएगा उससे क्या लेना देना है, तुम तो उन चारों को पढ़ लो, वो देखी जाएगी। भाई करनी तो पढ़ाई है ना, ये तो है नहीं कि हम पढ़ाई के अलावा कुछ और करें। चलो ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, फिर से नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू दानिश मेरा बच्चा, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास में फिर मिल रहे हैं, फिर से अगली क्लास में 6 क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसमें मैं एल्डिहाइड कीटोन यानी कि अगले चैप्टर के क्वेश्चंस उठाऊंगा, काम के क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, अपनी मेहनत करिए, जैसे चाह रहे हैं वैसे करिए, बस अगर कोई आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है तो उनको भी थोड़ा टाइम निकाल के रिवाइज कर लीजिए। ओके बच्चों, गुड नाइट, जय जिनेंद्र, नमस्कार। कोई बच्चा अगर स्कैन करना चाहे तो स्कैन कर सकता है, फिर मैं इसको बंद करता हूं।